कि मध्य प्रदेश की जो राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मंथन में जुटे हुए हैं, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस की नई चुनावी रणनीति की हो रही है। जहां राज्यसभा चुनाव में नामांकन विवाद से सबक लेते हुए कांग्रेस ने इस बार बैकअप प्लान तैयार कर लिया है। जहां पार्टी एक नहीं बल्कि 2 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की तैयारी में है। सीख लेती नजर आ रही है कांग्रेस कहीं ना कहीं, ताकि किसी भी कानूनी या तकनीकी अड़चन की स्थिति में चुनावी नुकसान से बचा जा सके। इस पूरी रणनीति की सबसे अहम कड़ी 8 जुलाई को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है, जिसमें पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता से जुड़े मामले पर फैसला आना है। अगर अदालत ने उन्हें राहत मिलती है तो वो कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार होंगे, लेकिन फैसला विपरीत आने की स्थिति में उनकी पत्नी शोभा भारती को मैदान में उतारा जा सकता है। इसके साथ ही घनश्याम सिंह, अवधेश नायक, अनुज भारती के नाम पर भी संभावित विकल्पों के रूप में चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रतिष्ठित सीट पर कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। पार्टी के भीतर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम भी सबसे मजबूत दावेदार के रूप में सामने आ रहा है। वहीं भाजपा इस सीट पर अपने सबसे अनुभवी और प्रभावशाली चेहरे पर दाव लगाने की तैयारी में है। 13 जुलाई नामांकन की अंतिम तारीख है और 30 जुलाई को मतदान होना है। ऐसे में भोपाल से लेकर दिल्ली तक दोनों दलों में लगातार बैठकों और रायशुमारी का दौर जारी है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले और दोनों दलों के उम्मीदवारों के अंतिम ऐलान पर टिकी है, क्योंकि दतिया के ये उपचुनाव अब मध्य प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित राजनीति लड़ाई बन चुका है। आज इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुनाते हैं आपको भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा ने क्या कुछ कहा है। पार्टी का तो हर महीने बूथ का कार्यकर्ता की बैठक होती है, मंडल की बैठक होती है, जिले की होती है। हम तो हर चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमें किसी भी चुनाव के लिए कोई बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं है। दतिया का चुनाव आयोग ने घोषित किया है। आने वाले समय में हम फॉर्म भराने का भी काम करेंगे। राष्ट्रीय हमारा नेतृत्व जिस भी उम्मीदवार का तय करेगा उसे चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम वहाँ के लोगों का दिल जीतने का और विजयी होने का काम नरोत्तम मिश्रा तैयारी कर रहे हैं, सब जगह चर्चा चल रही है। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे वरिष्ठ और पार्टी के एक बड़े नेता हैं। हमारे नरोत्तम मिश्रा जी पहले भी चुनाव लड़े और लगातार दतिया में सक्रिय रहे, लेकिन उम्मीदवार का निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और सारे लोग करेंगे। तक उम्मीदवार का सवाल है। कांग्रेस के सभी हमारे वरिष्ठ नेता अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी, दिग्विजय सिंह जी और सब वरिष्ठ नेता दतिया गए थे। उन्होंने सब लोगों से बातचीत और ले ली है, सब जानकारी ले ली है। निश्चित तौर पर कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे राजेंद्र भारती जी की पत्नी हो या और कोई परिवार से या और कोई हो, ये सिंपैथी और प्रताड़ित वहाँ की जनता हुई है। ये दोनों मिलकर कांग्रेस की जीत वहाँ पे निश्चित है। और लोगों ने ये भी देखा कि किस तरह से राजेंद्र भारती जी की संस्था के रात के 12 बजे विधानसभा खोल के ये ऑर्डर किया गया। तो ये सब चीज़ें जनता के सामने और निश्चित तौर पर पूरा दतिया की जनता पर और वहाँ देवी जी पर पूरा भरोसा है कि वहाँ न्याय होगा, न्याय। तो मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा रण होने वाला है। 30 जुलाई को चुनाव होना है, वोटिंग होगी उस दिन, और भोपाल से दिल्ली तक टिकट पर मंथन जारी है। अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ है। दोनों दल जल्द अपना खाता खोल सकते हैं, यानी कि कौन कौन से नाम रहेंगे इस बार चुनावी मैदान में, उस पर जल्द ही वो नाम फाइनल होकर के सामने आ जाएगा। दोनों दल जल्द अपने अपने नामों की घोषणा कर सकते हैं और दतिया उपचुनाव को लेकर के ये रण जारी है।
13 जुलाई नामांकन की अंतिम तारीख है। उससे पहले सभी दल अपने अपने नाम फाइनल करके नामांकन भी करवा लेंगे और टिकट का मंथन जारी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य दल हो, हर दलों में टिकट पर मंथन जारी है। और इसको एमपी की राजनीति में सबसे बड़े रण के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी राज्यसभा चुनाव के लिए चीज़ें हुई, नामांकन के दौरान जो स्थितियां जिसका सामना कांग्रेस को करना पड़ा, उसको देखते हुए कांग्रेस इस बार थोड़ा ज़्यादा अलर्ट नजर आ रही है। चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। कल्पेश ठाकुर जी हैं, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण धौलपुरे कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों खास मेहमानों का इंडिया न्यूज पर स्वागत है, बड़ी बहस में स्वागत है। सबसे पहले सुरेश शर्मा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, काफी समझ रखते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति की भी, तो ऐसे में ये जो उपचुनाव को लेकर के रण चल रहा है, इसको मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा रण माना जा रहा है, क्यों? और दोनों दलों की जो अभी तक शांति है वो भी बहुत कुछ बयां करती है। लेकिन चलिए, सुरेश शर्मा जी से भी फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा, वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं कल्पेश जी आपके पास आना चाहूंगी। ठीक मेरी है, आवाज आ रही है आप तक? ठीक है सुरेश जी ठीक है सुरेश जी, ठीक है चर्चा में आ जाइए आप। हाँ। ठीक है, आपकी आवाज जी, आ रही जी, है? जी जी, जवाब दे दीजिए। जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो कानून का निर्णय हुआ है 2 साल से अधिक की, जो जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8(3) है, उसके अनुसार कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि, ये उसे 2 से या उससे अधिक साल की सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता स्वमेव समाप्त हो जाती है। उसके लिए औपचारिकताएं रहती हैं, विधानसभा या संसद की ओर से उसको नोटिफाई करना, केवल औपचारिकता है। क्योंकि जो कानून बना हुआ है उसी में ये बात स्पष्ट है कि जो ही ये सजा का ऐलान होगा उसके तत्काल जो है आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये है, यदि उसमें उससे बड़ा न्यायालय कोई रिलीफ देता है, अब उसका जो नोटिफिकेशन भी जारी किया गया वो भी रद्द हो जाता है। ऐसा राहुल गांधी जी के मामले में हुआ था। तो इसलिए इसके लिए विधानसभा दोषी है या पार्लियामेंट दोषी है, ये केवल राजनीतिक बयान है, ये व्यवहारिक बयान नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि दतिया की जो सर्वाधिक चर्चा होती है वो इसका कारण ये है कि वहां से प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी पहले जो है मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, और अभी जो है उन्होंने पिछले चुनाव में उनकी पराजय हुई है राजेंद्र भारती के हाथों। अब राजेंद्र भारती जी वहां के अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लेकिन उनका जो मामला है वो आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं है। वो उनकी माताजी की एफडीआर के मामले में कोई बड़ा गबन जो है का एक मामला था, जो उस समय वो उस बैंक के चेयरमैन थे। इसलिए आज के भ्रष्टाचार के मामले में, आज के अपराध के मामले में, आज के पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के मामले में ये विषय नहीं है। ये विषय पुराना है और उस पुराने विषय का दोषी व्यक्ति जो है उसको सजा मिली। इसलिए आज के संदर्भ में इसको किसी भी प्रकार से जोड़ करके प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राजनीति कुछ भी कर सकती है, उसको करने की पूरी छूट है। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि नरोत्तम मिश्रा जी को पिछली बार जो 7-8 हजार वोटों से हार मिली थी, उसका कारण केवल गृह मंत्री होना था। और गृह मंत्री के पास चूंकि पुलिस की व्यवस्था अतिरिक्त रहती है, क्योंकि वो उसी विभाग का मंत्री होता है, तो जो वो घेरा है उस घेरे ने एक ऐसा प्रदर्शन किया कि ये व्यक्ति अहंकार में चले गए हैं, इनके कार्यकर्ता अहंकार में चले गए हैं, जिसके कारण उनको पिछला चुनाव हारने की स्थिति निर्मित हुई। जो बीच में अभी मुझे जो महसूस हो रहा है, उन्होंने काफी मेहनत की है और राजेंद्र भारती जैसे दिग्गज व्यक्ति उनके सामने चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। लेकिन यदि राजेंद्र भारती जी की पत्नी लड़ती हैं तो ये कोई सहानुभूति का सब्जेक्ट नहीं है। ये कि कोई आदमी आपराधिक मामले में, बैंक के गबन के मामले में 2 साल की सजा पाए या उससे अधिक सजा पाए, उसके प्रति जनता में सहानुभूति पैदा हो जाए। सहानुभूति के और कारण होते हैं, इसलिए इसमें सहानुभूति का प्रश्न नहीं है। इसलिए इस चुनाव में यदि राजेंद्र भारती जी के परिवार का कोई, मैं फिर कह रहा हूं कि राजेंद्र भारती जी का परिवार भी प्रतिष्ठित परिवार है, और उनका यदि कोई परिवार का व्यक्ति उतरता है तो कितनी टक्कर दे पाएगा? राजेंद्र भारती जितनी टक्कर तो नहीं दे पाएगा। इसलिए ये मानना है कि ये सीट एक अलग एंगल की पॉलिटिक्स को क्रिएट करेगी। और फाइनल में ये कहना चाहता हूं कि नरोत्तम मिश्रा जी मध्य प्रदेश की राजनीति में अपने आप में एक फिगर है।
उनका उस समय जब कमलनाथ जी की सरकार गिरी थी तो मुख्यमंत्री बनाए जाने की उनकी लगभग लगभग तय था, लेकिन शिवराज जी की पॉलिटिक्स के कारण वो पीछे हट गए। वो मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा नाम है, केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, और हम इसी बयान से समझ सकते हैं जो अभी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का बयान था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो हमारे बड़े नेता हैं। अभिप्राय, चूंकि प्रदेश इसके चुनाव की घोषणा नहीं करता, केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा एक औपचारिकता का नाम से जो है वह केंद्र घोषित करता है, इसलिए मुझे लगता है कि आज या कल में नरोत्तम मिश्रा जी का नाम घोषित हो जाएगा। ठीक है, इस बात पर कल्पेश ठाकुर जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। बताइए, आखिर मंथन जारी है, कब तक मंथन जारी रहेगा और कब तक नाम सामने आ सकते हैं? सबसे पहला सवाल आपसे यही। जवाब तो मिल ही चुका है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी ने बता दिया है कि भाजपा के प्रत्याशी की घोषणा जो होगी वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पश्चात औपचारिक होगी। लेकिन दतिया का जो मामला है वो कदाचरण का मामला है, जिसमें वहां के विधायक की सदस्यता गई है। भारतीय जनप्रति अधिनियम 1951 की धारा 8/3 के अंतर्गत कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में वो उनको सजा पड़ी है। उन्होंने लगभग 10 से 11 साल एक फर्जी एफडी के माध्यम से ब्याज लिया है। तो ये बात पूरी दतिया और प्रदेश जानता है, जिसके कारण उन्होंने सदस्यता खोई। तो सहानुभूति को तो कोई बात ही पैदा नहीं होती। और रही बात चुनाव की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में भी एक एंटी इनकम्बेंसी के कारण एक मामूली से बड़े करीबी मामले में नरोत्तम जी वहां रह गए थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों से ज्यादा वहां की जनता चुनाव की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि 2-2.5 साल से दतिया मध्य प्रदेश की मुख्य धारा से पिछड़ गया है। ठीक है, प्रवीण धौलपुरे जी, इस बार कहीं ना कहीं जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि आप लोग बैकअप लेके चलने वाले हैं, यानी कि जो राज्यसभा चुनाव में जो चीजें हुई, जो स्थितियों का सामना कांग्रेस को करना पड़ा, वैसी स्थिति बिल्कुल नहीं चाहते हैं आप लोग, और तभी शायद ये बैकअप प्लान भी चल रहा है। प्रवीण जी, देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि जो सत्ता में 22 साल से भारतीय जनता पार्टी है, और सभी ने देखा, पूरे देश ने देखा है कि किस तरह धन और बल की वो राजनीति वो करते हैं। 19 में उन्होंने जो जनाधार कांग्रेस को पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जनता ने दिया था, जो अपार प्रेम दिया था कांग्रेस को, उसको उन्होंने किस तरह से धन बल बाहुबल के तरीके से उन्होंने इस सरकार को गिराया था। अभी हाल ही का आपके सामने मामला है मीनाक्षी नटराजन जी का। अभी तो हम बोल रहे थे वोट चोरी, अब तो आपने पूरे देश ने देखा कि सीट चोरी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कर रही है। जहां तक दतिया सीट का सवाल है, तो दतिया सीट पर तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये चुनाव जो है वो भाजपा सरकार के अंगार, प्रदेश की जनता और दतिया की जनता के अधिकार का है। क्योंकि इस चुनाव में जो नरोत्तम मिश्रा जी को वहां की जनता नकार चुकी है, वहां की जनता ने जो मैंडेट दिया था, जनाधार दिया था, वो राजन भारती जी को दिया था। लेकिन जिस तरह से तोड़ मोड़ के भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जिस विषय को लेकर कोर्ट में गई है, हम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करते हैं। न्यायालयिक प्रक्रिया के तहत जो भी 8 तारीख को आने वाला फैसला, उसका हम सम्मान करेंगे, पूर्व में भी करते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस विषय को राजनीतिक चुनावी विषय बना रही है भारतीय जनता पार्टी, तो बड़ा दुर्भाग्य है। दतिया की जनता तो ये चाहती है कि 22 साल में वो लगातार जिस वक्त नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री थे, ऐसे क्या उपलब्धियां उनकी दतिया चुनाव पर है, उस सीट पर है जहां पर उन्होंने जनता के बीच में जनता के लिए कार्य किया हो। वहां रोजगार एक सबसे बड़ा कारण है। साथ में रोजगार के साथ साथ वहां का युवा जो है वो भटक रहा है आज प्रदेश में। रोजगार के साथ साथ वहां के जो किसान है, चूंकि किसान बहुल प्रदेश भी है, वो जो सीट है, उस सीट की जनता अपने अधिकार चाहती है, अधिकारों की लड़ाई है। कांग्रेस सभी तरीके से मजबूती से चुनाव मैदान में उतर रही है, और कांग्रेस आला कमान इस नाम को तय करेंगे, क्योंकि 8 तारीख को अभी एक डिसीजन आना है, उसके बाद चीजें तय होंगी कि किसका नाम होगा। लेकिन ये तय पहले से है कि जो अभी हमारे माननीय सुरेश शर्मा जी एक बात कह रहे थे कि वहाँ सहानुभूति मिलेगी, तो मैं बताना चाहता हूँ कि सहानुभूति तय करने का काम वो जनता करेगी। लेकिन राजनीतिक दल सहानुभूति से चुनाव नहीं लड़ते हैं। चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से मुद्दों पे लड़ा जाता है। तो जनता तय करती है कि यहाँ के क्या विकास के विषय हैं, जनता क्या चाहती है, अपने नेता से किस तरह से काम करवाना चाहती है, वो तय करेगा आने वाला समय। तो बहुत जल्दी 13 तारीख अंतिम तारीख है,
नामांकन की तो बहुत जल्दी डेट आएगी, और जो कांग्रेस हाईकमान केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वो नाम आपके सामने आएगा। चूंकि 8 तारीख को इस विषय पे एक कोर्ट के माध्यम से कुछ निर्णय आना, तो उस निर्णय का हम भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बोलिए कल्पेश जी। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता मित्र प्रवीण जी बड़ी हास्यास्पद बात कर रहे हैं कि वो न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करते हैं। अगर आप न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करते हैं तो ये जो एमपी एमएलए कोर्ट का निर्णय है भाई, ये न्यायालय का है, भाजपा का नहीं। और उस कदाचरण के आरोप में पर्याप्त तथ्य हैं उनके खिलाफ। ऐसा नहीं है कि वो हवा में कोई तीर चलाया हुआ है, और उसके कारण उनको 2 साल की सजा भी सुनाई गई है जिसमें उनकी सदस्यता शून्य हुई है। तो ये कह रहे हैं कि इसको मुद्दा ना बनाया जाए, भाई इससे बड़ा मुद्दा क्या होता है? एक चुने हुए जनप्रतिनिधि पे 420 की धारा में कार्रवाई होती है और उसकी पुष्टि हो जाती है, और कोर्ट में वो और आरोपी भी सिद्ध हो जाता है। वो आरोप बिल्कुल नहीं, तो अभी फिर से चुनाव होगा तो पता चल जाएगा। 30 तारीख तक रुक जाइए कि जनता किसको स्वीकार कर रही है, क्योंकि लोकतंत्र में तो अंतिम निर्णय जनता के पास ही है ना। ये तो आप भी मानते हैं ना। जनता तो और आपने जिस तरह से नकार रही है, लेकिन जिस तरह से आप संवैधानिक संस्थाओं को और संविधान का मजाक भी उड़ाते हैं, उनकी दुहाई भी देते हैं, तो ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं चलेगी ना प्रवीण जी, कि आप एक तरफ बोलेंगे हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, उसी संवैधानिक व्यवस्था से आपका प्रत्याशी जीत के आता है, उसी संवैधानिक संस्था कांग्रेस हमेशा करती है, व्यक्ति आरोपी सिद्ध होता है, और जब वो सदस्यता खो देता है तो आपकी राय बदल जाती है। ये नहीं चल सकता ना। 2 नाव की सवारी नहीं हो सकती है कि जब आपके अनुकूल नहीं होंगी परिस्थितियां तो आप संवैधानिक संस्थाओं का मखौल उड़ाएंगे, और जब आपके प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाएंगी तो आप उनकी आलोचना करेंगे। लेकिन आप टीवी स्क्रीन पे आके कहेंगे कि हम सम्मान करते हैं। सम्मान मतलब होता है उनके निर्णय के प्रति स्वीकारता करना, और इस मामले में कांग्रेस को इस बात को मानना पड़ेगा कि उनके विधायक से गलती हुई है, और उसने थोड़ा बहुत नहीं 10 से 11 साल तक उस एफडी पर ब्याज लिया है, और खुद के हस्ताक्षर ने। यही कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि खुद की एफडी कर ली, और वो भी फेक एफडी कर ली, और उस पर ब्याज लेते रहे। इसी आरोप में कांग्रेस के प्रत्याशी गए हैं, और बिल्कुल निश्चित है दतिया की जनता को जानने का हक है, इसमें छुपाने जैसी क्या बात है। और चूंकि हम आपके प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल हैं, हम वहां चुनाव में तो बिल्कुल जनता के बीच में जाएंगे। हमें क्यों नहीं जाना चाहिए? आप कैसे हमें नैतिक रूप से रोक सकते हैं? हम तथ्यों के साथ जाएंगे, और अगर आपके पास कोई तथ्य है इन बातों को गलत साबित करने का, तो आप जनता के बीच में जाइए और जनता अंतिम निर्णय करेगी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि दतिया की जनता हमारे प्रत्याशी को आशीर्वाद देगी, और आप देखिएगा कि आशीर्वाद से 30 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी वहां प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। ठीक है प्रवीण जी, जिस तरीके से अभी आप सुन रहे थे कल्पेश जी को, अभी आपने भी अपनी बात रखी, काफी देर हो चुकी है। मैं सोच रही हूँ सुरेश जी को भी चर्चा में शामिल कर लूँ। सुरेश जी देखिए, ये चुनाव महत्वपूर्ण तो है, बीजेपी के लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण रहता है, ये बीजेपी वक्त वक्त पर साबित कर चुकी है, बयान भी सामने आ चुके हैं बीजेपी की ओर से कई बार। लेकिन दतिया उपचुनाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और प्रत्याशियों की इसमें महत्ता कितनी ज्यादा है? सुरेश जी। देखिए, दतिया का जो चुनाव है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा प्रभाव डालेगा, और यदि हम केवल इसको राजनीतिक एंगल से देखें, दलीय एंगल से देखने की बजाय यदि मैं केवल राजनीतिक टिप्पणी करूं, तो ये भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी बड़ा असर डालने वाला है। क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश में 2 प्रकार का नेतृत्व है। एक प्रकार वो है जो केंद्र से राजनीति करता था, दिल्ली की राजनीति करता था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, और वो अब असेंबली में है, मंत्री बने हुए हैं। और एक वो पॉलिटिशियंस हैं जो मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स करते थे, और मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स के आधार पर मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल है। नरोत्तम जी इन दोनों के बीच की कड़ी भी हो सकते हैं, प्रतिस्पर्धी भी हो सकते हैं। ये दोनों चीजें इसके अंदर साफ दिखाई देंगी, क्योंकि जो दिल्ली वाली लीडरशिप है वो सीनियर लोग हैं, और उन सीनियर लोगों में नरोत्तम जी का अपना एक प्रभाव है, क्योंकि नरोत्तम जी बराबर के सीनियर है। इसलिए ये जो उनका निर्वाचन यदि जनादेश मिलता है, मुझे तो हालांकि यदि का बहुत शंका नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग यदि लगाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जनता तय करेगी, उनका विशेषाधिकार है। तो जनता जैसा भी जनादेश देगी, नरोत्तम जी के पक्ष में जनादेश जाने की स्थिति में ये एक बड़ा राजनीतिक संतुलन बनेगा। एक दूसरी बात मैं आपके ध्यान दिलाता हूं कि हमेशा नरोत्तम जी के पास पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री रही है, संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं वो। आज वो कैलाश विजयवर्गीय जी के पास है, और कैलाश विजयवर्गीय जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में कैसे संबंध है, ये खबरों का विषय है।
और इन खबरों के विषय में संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका नरोत्तम मिश्रा जी के हाथ में आने से संसदीय समन्वय ज्यादा अच्छा बनेगा अपेक्षाकृत, ये भी एक राजनीतिक चर्चा है। तो ये 2-3 राजनीतिक बातें बड़ी महत्वपूर्ण है नरोत्तम जी के निर्वाचन की प्रक्रिया के अंतर्गत। तीसरी जो सबसे बड़ी बात यदि हो सकती है वो ये हो सकती है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी के दोनों दलों में बेहतरीन संबंध है। आप केवल एक दो परिवार तक मत छोड़िए, नरोत्तम जी के साथ बड़े संपर्क हैं, कांग्रेस में भी है, भाजपा में तो खैर भाई वो नेता है ही। तो इसलिए ये एक नया राजनीतिक दृष्टिकोण हमें सब ध्यान में रखने वाला विषय है, जिसके कारण आने वाले समय में यानी कि 30 तारीख तक, और जहां तक देखिए मैं जो 8 तारीख के न्यायालय का प्रश्न है, मेरा जो अनुभव मैं उसके हिसाब से कहता हूँ न्यायालय का अपना निर्णय लेने का अधिकार है, और हम ना कभी उस पर टिप्पणी करने की हैसियत रखते, ना कभी उस पर बारे में सोचते। लेकिन अभी हमने मीनाक्षी नटराजन जी वाले मामले में एक बिंदु को महसूस किया था कि नामांकन रद्द होने के बाद जो है उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में वो गए थे, तो उन्होंने ये कहा था, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो फाइंडिंग आई थी वो ये आई थी कि चुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का हमारा कोई इरादा नहीं रहता। इसलिए चूंकि निर्वाचन दतिया का प्रारंभ हो चुका है, तो 8 तारीख वाले दिन जो है कोई बहुत ज्यादा कोई राहत मिल जाएगी इसकी इसलिए भी अपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, नोटिफिकेशन जारी हो गए। इसलिए अब तो केवल चुनाव का परिणाम आएगा, चुनाव का परिणाम के बाद आप फिर कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये एक फर्दर बात है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि 8 तारीख में कोई कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जो अभी तक के सरकमस्टांसेस है। बाकी कांग्रेस का भाग्य यदि अच्छा होगा और आएगी तो मुझे कोई दुख नहीं है उसमें, लेकिन इसके बावजूद अभी तक का जो देखा है वो ये है। तो इसलिए मध्य प्रदेश की कुल पॉलिटिक्स के मिलाकर इस लिहाज बार से भी उपचुनाव नरोत्तम में मिश्रा, बीजेपी का पक्ष ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है सुरेश जी। नहीं इसमें तो देखिए शक संदेह ही नहीं है, क्योंकि नरोत्तम जी बड़ा नाम है। और ये बात तो कांग्रेस के किसी नेता से पूछ लीजिए यदि टीवी चैनल से अलग हट करके, तो वही कहेंगे कि हाँ नरोत्तम जी चुनाव जीतेंगे। तो इसलिए ये कोई बहुत इसमें इबट्स नहीं है। पहले जो बातें उठ करके जो थी वो बातें समाप्त हो गई, और नरोत्तम जी के प्रति पूरे तौर पर जो है ऐसा लगता है कि वातावरण कोई बहुत ठीक है। ज्यादा ऐसा नहीं है कि जिसके कारण कोई नुकसान हो। और एक बात मैं ठीक है। स्पष्ट कर दूं आपको, जो सहानुभूति शब्द है, मेरे द्वारा उपयोग किया गया सहानुभूति शब्द है, वो ये है कि इस प्रकार की सजा पाने वाले व्यक्ति के प्रति एक ऑटोमेटिक सहानुभूति होती है। तब मैंने ये कहा था कि सहानुभूति राजेंद्र भारती जी के परिवार के प्रति इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये तात्कालिक राजनीतिक घटनाक्रम का विषय नहीं है, ये एक आपराधिक मानसिकता का विषय है कि किसी फर्जी एफडीआर पर आप जो है ब्याज लेते रहे हैं, ये आपके प्रति के सम्मान के विपरीत है। इसका सहानुभूति का कारण नहीं है। आप बैंक के मैनेजर हैं, बैंक के अध्यक्ष हैं, तो इसलिए आप किसी फर्जी एफडीआर पर ब्याज लेते जाएं, इसमें इसके प्रति किसके मन में सहानुभूति पैदा होगी? तो ये कोई राजनीतिक विद्वेष का विषय नहीं है जिसके प्रति सहानुभूति पैदा हो। इसलिए शब्दों को शब्दों के तरीके से देखा जाना चाहिए, मेरा ऐसा विचार है। बिल्कुल ठीक है। देखिए समय बिल्कुल कम है, वरना मैं चाहती थी कि बाकी लोगों से भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर दी जाए, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा। फिलहाल आप तीनों का शुक्रिया, कल्पेश जी, प्रवीण जी और सुरेश जी, समय देने के लिए। देखिए दतिया का उपचुनाव है, रण बना है। अब देखना यह है कि नरोत्तम मिश्रा का जो उनका नाम है, जो उनकी साख है, वो ज्यादा काम आती है या फिर कांग्रेस की ओर से जो प्रत्याशी आते हैं मैदान में वो लुभा पाते हैं जनता को। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। बड़ी बहस में इतना ही।